मुंबई की बारिश भरी एक रात थी। तारीख थी 22 अक्टूबर। मेरा नाम रवि है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। पिछले 12 साल से मुंबई की गलियों में ऑटो चला रहा हूँ। दिन रात लोगों को उनके मंजिल तक पहुँचाता हूँ। कभी किसी ने परेशान किया, कभी किसी ने चाय पिलाई, तो कभी कभी अकेले ही सड़क की रोशनी में अपने साए से बातें करता रहा। उस रात भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और चला लूं, शायद कोई अच्छी सवारी मिल जाए। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अंधेरी ईस्ट के पास खड़ा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। न कोई भीड़, न ट्रैफिक का शोर। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। तभी अचानक सामने से एक औरत आती दिखाई दी। लंबा कद, सफेद साड़ी, खुले बाल। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और लाइट उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। उसने बेहद धीमी और ठंडी आवाज में कहा, भाई साहब, मालवनी चलोगे? मैंने कहा, हाँ मैडम, बैठिए। वो चुपचाप पीछे बैठ गई। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और हम चल पड़े। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हम मालवनी की ओर बढ़े, वैसा रास्ता आ गया जहां एक भी गाड़ी नहीं थी, न कोई दुकान, न कोई आदमी। सड़क पर बस हमारा ऑटो और सड़क की लाइटों की झिलमिलाहट। मैंने शीशे से पीछे देखा। वो औरत चुपचाप बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, बाल आगे गिरे हुए थे और वो बिल्कुल भी हिली नहीं। एक सेकंड को ऐसा लगा जैसे कोई मूर्ति बैठी हो। मैंने हल्के अंदाज में कहा, मैडम, रात काफी हो गई है, सब ठीक है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर शीशे में देखा और मेरी सांस अटक गई। पीछे की सीट खाली थी। मैंने झटके से ऑटो रोका। चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं। सन्नाटा गहरा हो गया था। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हों। डर के मारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैंने जल्दी से ऑटो को फिर स्टार्ट किया और तेजी से उस जगह से निकलने की कोशिश की। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। ऑटो की पिछली सीट से अचानक किसी के सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर खींच रहा हो। और फिर मेरे कंधे के पास कोई झुका और फुसफुसाया, तुम तो चल ही रहे थे मुझे लेने। मैंने तुरंत ऑटो रोका, बाहर भागा और दूर खड़ा हो गया। पीछे पलटकर देखा तो ऑटो वैसे ही खड़ा था। लाइट जल रही थी, लेकिन कोई अंदर नहीं था। मैं कांपते हुए वापस गया। सीट पर देखा और वहां सीट गीली थी, जैसे किसी ने बारिश में भीग कर बैठा हो। अब सवाल था, अगर वो वहां नहीं थी तो ये नमी कहां से आई? और वो आवाज किसकी थी? वो औरत कौन थी? क्यों आई थी मेरे पास? और फिर गायब कैसे हो गई? उस रात मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं ऑटो धोने गया, तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीट के नीचे से एक पुराना सिक्का मिला, जिस पर 1920 लिखा था, और एक हल्की सी खुशबू जो किसी पुराने फूलों जैसी थी, मुरझाई हुई, लेकिन कुछ कहती हुई। अगले दिन सुबह जब मैं ऑटो धोने निकला, तो रात की यादें अब भी दिल और दिमाग को परेशान कर रही थीं। मैं बार बार सोच रहा था कि क्या वो सिर्फ मेरा वहम था या कुछ और। लेकिन जब सीट के नीचे से वो पुराना सिक्का मिला जिस पर 1920 लिखा था, तब मुझे समझ आ गया कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। वो सिक्का न तो मेरा था, न किसी ग्राहक ने कभी गिराया होगा। मैंने सिक्का उठाकर ध्यान से देखा। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जो आजकल के सिक्कों से बिल्कुल अलग थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जमाने की चीज हो, और उससे एक अजीब सी सुगंध भी आ रही
थी जैसे मंदिर में कई दिनों से रखे फूलों से आती है। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं इस मामले को हल्के में नहीं लूंगा। मैंने उस सिक्के को जेब में रखा और मालवनी की उसी सड़क पर गया जहां पिछली रात वो औरत बैठी थी। दिन का समय था लेकिन वो जगह अब भी वीरान लग रही थी। वहां एक पुराना पान वाला बैठा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई महिला रहती है क्या जो रात को सफेद साड़ी में आती हो? उसने मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखा, फिर थूक फेंका और धीरे से बोला, आपसे किसी ने मालवनी चलने को कहा? मैंने चौंक कर कहा, हाँ। एक औरत, बहुत अजीब सी, चुपचाप बैठी, फिर गायब हो गई। वो पान वाला तुरंत खड़ा हो गया और बोला, भाई साहब, अब आप बचे हो तो भाग जाओ यहाँ से। जिसने भी उस औरत को देखा है वो दोबारा उसे देखकर जिंदा नहीं बचा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कौन है वो औरत? उसने कहा, उस जगह पर कई साल पहले एक महिला की मौत हुई थी। कहते हैं उसने आत्महत्या की थी क्योंकि उसका पति उसे छोड़ गया था, और तब से हर साल अक्टूबर में वो किसी ऑटो या टैक्सी वाले से मालवनी चलोगे कहकर बैठ जाती है। जो उसे बैठा लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर लापता। मैंने कांपते हुए पूछा, पर मैं तो जिंदा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो हंसा नहीं, बस बहुत गंभीर होकर बोला, इसका मतलब अब उसकी नजर तुम पर है। अब वो तुम्हारे साथ कुछ कहने आई है जो शायद अधूरा रह गया था। मैंने मन में ठान लिया कि मुझे जानना होगा वो औरत आखिर क्या चाहती है। उस रात मैं फिर वहीं खड़ा हुआ, उसी समय पर। बारिश नहीं थी लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। मेरी नजर लगातार सड़क पर टिकी थी। घड़ी की सुई जैसे जैसे 11 के करीब पहुंची, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी और ठीक 11:03 पर वही साड़ी में लिपटी आकृति फिर से दिखाई दी। वो फिर से मेरी तरफ बढ़ी, बिल्कुल वैसी ही चाल, झुका हुआ सिर और वही ठंडी आवाज, भाई साहब मालवनी चलोगे? इस बार मैं डरा नहीं। मैंने कहा, हाँ चलो। वो फिर पीछे बैठ गई, लेकिन इस बार जैसे ही मैं ऑटो स्टार्ट करने लगा मुझे शीशे में उसका चेहरा दिखा और मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली, होठों से खून बह रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन मुझे जाना था, मुझे जानना था कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने डर को काबू में किया और ऑटो आगे बढ़ा दिया, और जैसे ही हम मालवनी की उसी पुरानी सड़क पर पहुंचे उसने धीरे से कहा, यहीं रोक दो। मैंने ऑटो रोका, लेकिन वो नहीं उतरी। मैंने पीछे देखा और वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सीट पर कुछ गिरा। वो था एक पुराना शादी का कार्ड। उस पर नाम लिखा था अनामिका और अजय, और तारीख थी 22 अक्टूबर 1975। अब कहानी कहीं और मोड़ ले चुकी थी। अब ये डर सिर्फ सवारी का नहीं था, अब ये राज किसी अधूरी मोहब्बत, किसी अधूरी मौत और किसी अधूरे बदले का था। और मुझे ये सब जानना था क्योंकि अब वो मेरे साथ थी। शादी का कार्ड हाथ में था, नाम था अनामिका और अजय, और तारीख थी 22 अक्टूबर 1975। मैं ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि उस दिन भी 22 अक्टूबर थी और वो भी रात 11 बजे के आसपास ही मेरे ऑटो में बैठी थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया
और दिल की धड़कन जैसे किसी ने हथौड़े से बजानी शुरू कर दी। मैंने तुरंत कार्ड को खोलकर उसके अंदर देखा, लेकिन अंदर कोई पता नहीं था। बस एक लाइन लिखी थी, लाल स्याही से, जैसे खून से, मैं आज भी उसी मोड़ पर तेरा इंतजार कर रही हूँ अजय। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये औरत कोई आम आत्मा नहीं थी। ये किसी अधूरी मोहब्बत की मारी हुई रूह थी, जो अपने अतीत में फंसी हुई थी। लेकिन सवाल ये था कि अजय कौन था? क्या वो जिंदा था? और क्या मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गया था जिसमें वापस लौटने का रास्ता नहीं था? मैंने अगले दिन उस इलाके के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर पुराने शादी के रिकॉर्ड खंगाले। बड़ी मुश्किल से एक बूढ़े बाबू ने मदद की। कई घंटे बीत गए और फिर एक पुराना रजिस्टर मिला। पीला पड़ चुका था, पन्ने टूट रहे थे, और वहीं मिला एक नाम, अनामिका शर्मा, विवाह स्थान मालवणी पुराना मंदिर, और दूल्हे का नाम अजय कुमार। लेकिन उसके आगे एक लाल निशान बना था, विवाह निरस्त, दूल्हा विवाह स्थल से भाग गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब कहानी साफ थी। अनामिका अपनी शादी के दिन छोड़ दी गई थी। उसके सपने, उसका भरोसा, उसकी दुनिया, सब कुछ टूट चुका था। और शायद उसी रात उसने उस मंदिर के पास आत्महत्या कर ली थी। और तब से हर साल वो उसी तारीख को उसी जगह लौटती है, उस दूल्हे की तलाश में जो उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या मैं उसे अजय जैसा लगने लगा था, या फिर वो किसी को भी पकड़ना चाहती थी बस इसलिए कि उसकी आत्मा चैन से सो सके। उस रात मैं फिर उसी मोड़ पर गया, ऑटो खड़ा किया और एक बार फिर उसी समय 11:03 पर वो आई। इस बार मैं डर नहीं रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसे क्या चाहिए। वो फिर पीछे बैठ गई, कुछ नहीं बोली, सिर्फ शांत बैठी रही। लेकिन इस बार मैंने शीशे में देखा और मुझे लगा कि वो रो रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके आंसू खून जैसे लाल थे। मैंने कहा, अनामिका, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं अजय नहीं हूँ। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा चेहरा अजय से बहुत मिलता है। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, बस एक बार उस मंदिर तक ले चलो जहां मैं आखिरी बार दुल्हन बनी थी। शायद तभी मुझे मुक्ति मिले। मैं चौंक गया, लेकिन दिल ने कहा, कर दो ये काम। शायद इसी से उसका भटकता हुआ मन शांत हो जाए। मैंने ऑटो घुमाया और उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा, जो अब वीरान और खंडहर बन चुका था। रास्ते भर वो कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए बैठी रही। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई, रात और गहरी होती गई और माहौल और भारी, जैसे पूरा वातावरण उस एक आत्मा के दुख में डूब गया हो। मंदिर के सामने पहुंचते ही उसने कहा, यहीं रोक दो। मैंने ऑटो रोका। वो उतरी नहीं, बस बोली, अब मैं जा रही हूँ, शायद अगली बार नहीं आऊंगी। फिर अचानक एक अजीब सी तेज रोशनी हुई और वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने देखा, पीछे की सीट अब पूरी तरह सूखी थी और उस पर रखी थी एक लाल चूड़ी और एक सिंदूर की डिबिया जो आधी खुली थी। मेरा शरीर थरथरा उठा, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे वो औरत अब सच में मुक्त हो चुकी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद जब मैं एक नए ग्राहक को उसी इलाके से ले जा रहा था, उसने मुझसे कहा, भाई साहब, आपने कभी उस मंदिर के पास वाली लड़की को देखा है
जो रात को सफेद साड़ी में बैठती है। मेरा दिल एक बार फिर कांप गया। क्या वो वापस आ गई थी या कोई नई कहानी शुरू हो रही थी? उस दिन के बाद मैंने मान लिया था कि अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। लेकिन जब कुछ हफ्तों बाद एक युवक ने मुझसे वही सवाल किया, भाई साहब, आपने कभी उस मंदिर के पास वाली लड़की को देखा है जो सफेद साड़ी में रात को बैठती है? तो मेरा दिल एक बार फिर कांप उठा। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? आपने उसे देखा है? वो बोला, नहीं। लेकिन बहुत से ड्राइवर कहते हैं कि अगर रात 11 बजे उस मंदिर के पास से निकलो तो वो रास्ते के किनारे खड़ी दिखती है और सिर्फ उन्हीं ड्राइवर्स को दिखाई देती है जो एक बार उसे छोड़ चुके हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, क्या वो सच में फिर से आ गई है? क्यों? क्या उसकी मुक्ति अधूरी थी? उस रात मैं सो नहीं पाया। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब वो रोते हुए बोली थी, अब मैं जा रही हूँ। क्या वो सच था या सिर्फ एक छलावा? मैंने ठान लिया कि एक बार फिर उस मंदिर के पास जाऊंगा, इस बार सब कुछ जानने के लिए। रात करीब 10:45 पर मैं निकला, ऑटो लेकर सीधा मंदिर की ओर। रास्ता सुनसान, चारों ओर सन्नाटा और मन में डर। घड़ी ने जैसे ही 11 बजने शुरू किए, हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई देख रहा हो मुझे। और फिर वो दिखी, वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, वही झुका चेहरा, और वो खड़ी थी बिल्कुल उसी जगह। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। मैं धीरे धीरे ऑटो से उतरा और उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास जाता गया, हवा और ठंडी होती गई और ऐसा लगने लगा कि वक्त थम गया है। मैंने कांपती आवाज में कहा, अनामिका। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा, मैं मुक्त नहीं हुई थी। मैं उस दिन सिर्फ उस जगह लौटी थी जहां मैं छोड़ी गई थी। लेकिन तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी। मैं बोला, क्या बात? उसने जवाब दिया, मैं अजय को माफ करना चाहती थी, लेकिन मेरा आखिरी संदेश तुम तक नहीं पहुंचा सका। अब जब तुम आए हो, सुन लो। उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब किसी इंसान का नहीं, अब अपनी आत्मा के उस हिस्से का जो अधूरा रह गया। और तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली, जैसे कोई अंधकार को चीर कर सामने आ रहा हो, और वो मेरे सामने हवा में उठने लगी। उसके शरीर के चारों ओर लाल धागों जैसे अजीब उजाले बनने लगे, और वो बोली, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी जगह कोई और लेगा, क्योंकि ये दर्द, ये इंतजार अब खत्म नहीं हो सकता। कोई न कोई हर साल यहाँ आएगा और उस अधूरे रिश्ते की सजा पाएगा। और एक तेज चीख के साथ वो गायब हो गई। आसमान में बिजली चमकी और मंदिर के शिखर पर एक दरार सी बन गई। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन मंदिर अब पूरी तरह ढह चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लोग जमा हो गए, पुलिस आई,